साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के टॉप 5 क्वेश्चन विद डिटेल, जिनकी एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। क्योंकि ये सवाल, ये क्वेश्चन या तो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं या इनके आने की पूरी संभावना है। इसलिए मेरे साथ बने रहिए और पढ़िए उत्तराखंड के टॉप 5 क्वेश्चन। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ना कि उत्तराखंड, हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है ना। उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, वह जगह है। स्थान पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, उस जगह का नाम बताना है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है पूर्णागिरि टनकपुर में, दूसरा है कटारमल अल्मोड़ा में, तीसरा है गंगोत्री उत्तरकाशी में, चौथा है भवाली नैनीताल में। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। सही जवाब है बी ऑप्शन, कटारमल अल्मोड़ा। तो याद रखें, एक सूर्य मंदिर भारत में है, जगन्नाथपुरी में है, उड़ीसा में है। ये उत्तराखंड का सूर्य मंदिर है जो कटारमल के नाम से है ना, और अल्मोड़ा में है। तो हम जो बात करेंगे डिटेल में, बात ये करेंगे है ना कटारमल का या सूर्य मंदिर है ना, सूर्य मंदिर, ठीक है। सूर्य मंदिर में सबसे पहला सवाल आपसे पूछेगा कि सूर्य मंदिर किस जिले में है। तो बेटा जिला मैंने आपको बता ही दिया है, अल्मोड़ा में है, ठीक है। दूसरा सवाल बहुत अच्छा बनेगा कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था। तो इस मंदिर के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि 9 या 10वीं शताब्दी में, 9 से 10वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। इस मंदिर का निर्माण किसने किया है, निर्माणकर्ता। इस मंदिर के निर्माणकर्ता किसको माना गया है, किसके समय में इस मंदिर का निर्माण हुआ है, नींव रखी गई है, तो वो है ना कटारमल के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। और ये कटारमल जो थे वो कत्यूरी वंश का राजा था, कत्यूरी वंश। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि देखिए है ना, अल्मोड़ा के सूर्य मंदिर का निर्माण कटारमल के द्वारा कराया गया। कटारमल किस वंश से संबंधित था, तो कटारमल जो राजा था वो कत्यूरी वंश का राजा था। किस वंश का बेटा, कत्यूरी वंश का, ठीक है। ये जो सूर्य मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है ना, तो देवता आप सब बता देंगे। देवता का नाम आ जाएगा बेटा, सूर्य मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। सूर्य को भास्कर भी बोलते हैं, तो भास्कर मंदिर हो जाएगा। आदित्य बोलते हैं, आदित्य मंदिर हो जाएगा। जो सूर्य के पर्यायवाची हैं आप लगाते रहिए, ठीक है। एक और सवाल यहाँ से बनता है कि देखिए इस सूर्य मंदिर के कपाट को राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा गया है ना। तो इस मंदिर के कपाट को राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा गया है। दिल्ली में रखा गया है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा है इस सूर्य मंदिर का कपाट, जो कि लकड़ी का बना है ना, जो काष्ठ कला का, काष्ठ बोलते हैं बेटा लकड़ी को, काष्ठ कला का बेजोड़ नमूना है। काष्ठ कला का बेजोड़ नमूना है। मतलब इस लकड़ी पे इतनी बेहतर नक्काशी की गई है उस दरमियान, उस जमाने में, है ना। इसे म्यूजियम में रखा गया है, इसलिए इसको म्यूजियम में रखा गया है। तो पहला सवाल आपका बनता है ये कि सूर्य मंदिर, उत्तराखंड में सूर्य मंदिर कहाँ है,
तो आप कहोगे जिला अल्मोड़ा में है। ठीक है, अल्मोड़ा के पास में एक गांव पड़ता है अंधेली, सुनार गांव में है। ठीक है, दूसरा सवाल आपसे ये पूछेगा इस मंदिर का निर्माण किसने कराया है, तो राजा कटारमल ने कराया है। तीसरा सवाल पूछेगा कि इस मंदिर का निर्माण राजा कटारमल के द्वारा कराया गया, वो कटारमल राजा किस वंश का है, तो कत्यूरी वंश का है ना। और इस मंदिर का निर्माण कब हुआ है, तो 9 से 10वीं शताब्दी के मध्य इस मंदिर का निर्माण हुआ है। अंतिम सवाल आपसे पूछेगा कि सूर्य मंदिर के कपाट को कहाँ रखा गया है ना। तो कुछ म्यूजियम उत्तराखंड के हैं, लेकिन उत्तराखंड के म्यूजियम में नहीं रखा गया, बल्कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इस कपाट को रखा गया है। इसके कपाट को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। तो 5 सवाल हो गए। पहला सवाल यह है कि कटारमल मंदिर जो है वो किस जिले में है, तो है ना, सूर्य मंदिर किस जिले में है, तो आप कहोगे अल्मोड़ा में। किस राजा ने बनवाया, तो आप कहोगे कटारमल ने। कटारमल किस वंश का राजा था, कत्यूरी वंश का, है ना। कटारमल मंदिर का निर्माण कब हुआ है, तो 9 से 10 शताब्दी में। और आखिरी सवाल बनेगा कि कटारमल मंदिर के कपाट को, है ना, कहाँ रखा गया है, तो आप कहोगे राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में इस कपाट को रखा गया है। और ये किस चीज़ का बना है, लकड़ी का बना है। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 4 या 5 सवाल बनने हैं, पूरे स्टेप हैं। अगली बार में कोई क्वेश्चन आएगा यहाँ से बच कर नहीं जाएगा। आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर आप बेटा, है ना, इसको जो है नोट्स बना लो इसके आप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास दूसरा सवाल है आज का, टॉप 5 में दूसरा सवाल है। चलिए टॉप 5 में दूसरा सवाल है बेटा कि उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है। मतलब सवाल यह है बेटा कि उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। अर्थात आप से ये पूछा जाएगा कि उत्तराखंड से कितने एमपी बनते हैं लोकसभा में। लोकसभा में उत्तराखंड से कितने एमपी बनते हैं, या लोकसभा की सीटें कितनी हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में देखिए लोकसभा की सीट, लोकसभा की सीट देखिए, लोकसभा की सीट ऑप्शन है 3, 4, 5, 10। तो सही आंसर है इसका 5। लोकसभा की उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं, 5। विधानसभा की कितनी है, 70। ठीक है, तो लोकसभा की जो 5 सीटें हैं, लोकसभा की सीट कितनी है, तो इनकी संख्या पूछेगा तो सीट आ जाएंगी बेटा 5। कितनी सीटें हैं, 5। कहाँ कहाँ है, एक सीट लगती है उधम सिंह नगर नैनीताल, तो नैनीताल सीट। एक है अल्मोड़ा सीट। ये 2 सीटें जो हैं वो कुमायूं में हैं। अगर वो आपसे ऐसे पूछने लगे कि कुमायूं में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 2 हैं, है ना। 3 सीटें गढ़वाल मंडल में आती हैं, तो ये तो दोनों सीटें कहाँ की हैं, ये कुमायूं की है ना। ये कुमायूं मंडल में आती हैं 2 सीटें, और 3 सीटें जो आती हैं वो गढ़वाल में आती हैं। एक हरिद्वार सीट है, एक आती है टिहरी गढ़वाल, और बेटा एक सीट आती है आपकी पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो लोकसभा की कितनी सीटें हो गई, तो लोकसभा की सीटें हैं बेटा 5। कहाँ कहाँ, नैनीताल 1, अल्मोड़ा 2, हरिद्वार 3, टिहरी 4 और पौड़ी 5। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये गढ़वाल में है, ये गढ़वाल मंडल में है, और बाकी जो 3 हैं वो कहाँ की आती हैं, वो बाकी जो 2 हैं वो कुमायूं की हैं। नैनीताल से जो सांसद हैं उनका नाम है अजय भट्ट सांसद हैं। ठीक है, अल्मोड़ा से सांसद जो अनुसूचित सीट है, ये एससी रिजर्व सीट है, ये है ना, याद रखें। तो वहां से है अजय टम्टा, वहां से आते हैं अजय टम्टा, और ये एससी सीट है। ठीक है, हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक सांसद हैं, रमेश पोखरियाल निशंक। और आप सब जानते हैं कि इस समय भारत के, है ना, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं ये।
है ना। टिहरी गढ़वाल से है माला राज्यलक्ष्मी, माला राज्यलक्ष्मी। और पौड़ी से हैं तीरथ सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत सांसद हैं। और आप सब जानते हैं कि तीरथ सिंह रावत जो है वो चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के थे। हाल फिलहाल में इन्होंने रिजाइन दे दिया है, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। तो तीरथ सिंह रावत जो है उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो यहीं पे वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि इस समय जो नए है ना मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के, उनका नाम क्या है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, उनका नाम बताना जो अभी बने हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें हैं 5, है ना। कुमायूं मंडल में 2 आती हैं, एक नैनीताल, एक अल्मोड़ा। नैनीताल से सांसद हैं अजय भट्ट और अल्मोड़ा से सांसद हैं अजय टम्टा, जो कि एससी सीट है, रिजर्व सीट है, अनुसूचित जाति की सीट है। ठीक है, कुमायूं मंडल में 3 सीटें हैं लोकसभा की, जिनमें हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक हैं, टिहरी से है माला राज्यलक्ष्मी और पौड़ी से है तीरथ सिंह रावत। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ऐसी तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। सांसदों के नाम तक पूछे गए हैं एग्जाम में। जब भी कोई परिवर्तन होता करंट अफेयर्स में मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। बहरहाल मैं प्रतिदिन आपको टॉप 5 क्वेश्चन कराऊंगा जो उत्तराखंड स्पेशल होंगे। आपको पटवारी के एग्जाम में, उत्तराखंड समूह गए के किसी भी एग्जाम में उत्तराखंड का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो आज का तीसरा सवाल है हमारा, उत्तराखंड का तीसरा सवाल है। देखिए उत्तराखंड का तीसरा सवाल है, इस पर ज़्यादा माथापच्ची की करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है। सवाल यह है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा आवर्ती, लगातार बार-बार प्राकृतिक आपदा, ऐसी कुदरत की कौन सी आपदा है ना, नेचुरल कौन सा डिजास्टर है, ऐसी उत्तराखंड की कौन सी प्राकृतिक आपदा है जो लगातार एक आवर्ती के रूप में हो रही है, लगातार हो रही है ना। तो भूकंप, दूसरा है भूस्खलन, तीसरा है बाढ़ और चौथा है सूखा। क्या भूकंप लगातार आ रहे हैं वहां, या भूस्खलन हो रहा है, या बाढ़ आ रही है, या सूखा पड़ रहा है? तो इसका सही जवाब यह है कि प्राकृतिक आपदा है कौन सी। देखिए भूस्खलन क्या है, प्राकृतिक आपदा है, और ये पहाड़ों पर या उत्तराखंड में एक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है, मतलब एक रूटीन में हो रही है ना। उत्तराखंड के अखबार में कहीं ना कहीं आप सुनते होंगे, यहाँ पहाड़ी खिसक गई, यहाँ पहाड़ी खिसक गई, इसको बोलते हैं भूस्खलन। ठीक है, तो भूस्खलन उत्तराखंड में ज़्यादा होता है। चलिए इस क्वेश्चन के जवाब में मैं आपको, यही चीज़ बहुत है आपके लिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया इसलिए मैंने लिख दिया है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा का नाम क्या है। तो उसका नाम है बेटा भूस्खलन, चट्टानों का खिसकना। अगला क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, वो ये है, देखिए है ना, कि उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किसे दिया गया। द्वितीय राजभाषा, पहला ऑप्शन आता है ना, दोबारा सुन लो, उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है। पहला ऑप्शन है उर्दू, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है अंग्रेजी और चौथा है पंजाबी। तो इसका सही जवाब क्या है बेटा, सही जवाब है संस्कृत। तो उत्तराखंड की राजभाषाएं, है ना, उत्तराखंड की राजभाषाएं, उत्तराखंड की राजभाषाएं। ठीक है, उत्तराखंड की राजभाषाओं की हम बात करें बेटा, तो उत्तराखंड में राजभाषाओं की संख्या है 2, है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज, अंग्रेजी में राजभाषा शब्द को बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने सरकारी कामों में निम्न में से किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर सकती है। वो जिन जिन भाषाओं का इस्तेमाल कर सकती है उसको राजभाषा कहा जाता है। प्रथम राजभाषा, पहली राजभाषा है उत्तराखंड की, वो है हिंदी। उत्तराखंड की पहली राजभाषा का नाम है हिंदी। उत्तराखंड की पहली राजभाषा का नाम है हिंदी। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा का नाम है संस्कृत। तो उत्तराखंड में दूसरी राजभाषा का नाम है संस्कृत। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो संस्कृत है ना, उसको उत्तराखंड गवर्नमेंट ने राजभाषा का दर्जा कब दिया है। तो जनवरी 2010 में, जनवरी 2010 से संस्कृत जो है वो उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है।
2010 से संस्कृत जो है उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा संविधान के भाग नंबर 17 में, है ना, संविधान के भाग नंबर 17 में, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग नंबर 17 में राजभाषाओं का उल्लेख है। संविधान के भाग नंबर 17 में राजभाषाओं का उल्लेख है। ये भी आप थोड़ा सा याद रख लो, पूछा जा सकता है ना, कि राजभाषाओं का उल्लेख जो है वो संविधान के किस भाग में है, तो भाग नंबर 17 में। ठीक, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का आखिरी सवाल होने वाला है। ठीक है, आखिरी सवाल होने वाला है, और वो सवाल ये है, देखिए आपके सामने सवाल ये है कि कौन व्यक्ति, उत्तराखंड का कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है। गुमानी कवि के नाम से विख्यात है कौन? पहला ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, दूसरा ऑप्शन है लोक रत्न पंत, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत, और चौथा है रमेश चंद पंत। तो सही जवाब है बेटा, आप सबको पता होगा, लोक रत्न पंत। मैं कुछ बात आपको बताता हूँ, है ना, कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये याद रखो गुमानी कवि, है ना, तो गुमानी कवि, देखिए गुमानी कवि का जो मूल नाम जो उनका वास्तविक नाम है वो है लोक रत्न पंत, या कहीं कहीं आपको मिलता है लोकनाथ। तो ये आपको याद रखना है कि लोक रत्न पंत किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है गुमानी कवि को, है ना। बात आती है इनके जन्म की, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनका जन्म 1790 में बताया जाता है, लेकिन सवाल ये नहीं पूछा जाता, सवाल ये पूछा जाता हुआ कहाँ था, तो काशीपुर यूएस नगर में, है ना, उधम सिंह नगर का शहर जो पड़ता काशीपुर, है ना, काशीपुर में गुमानी कवि या लोक रत्न पंत का जन्म हुआ था। ये जो सवाल है ये बहुत मोस्ट है, ये सवाल बहुत मोस्ट है। तीसरा सवाल ये बनता है कि गुमानी कवि जो थे वो किसके दरबार में थे, तो ये कहा जाता है वो दो दरबारों में रहे हैं। एक तो गुमान सिंह देव, गुमान सिंह देव ये काशीपुर के राजा थे, उस जमाने में रियासत थी इनकी। और दूसरा है ना सुदर्शन शाह, कुछ किताबों में मिलता है कि सुदर्शन शाह के यहाँ भी गए थे वो, है ना, जो कि टिहरी के थे, टिहरी नरेश थे, उनके यहाँ भी रहे हैं। ठीक है, गुमानी कवि ने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं, उन रचनाओं में जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल करा है, तो अधिकांश भाषा है ना उनकी संस्कृत रही है। हालांकि नेपाली में, कुमायूनी में और हिंदी में भी उन्होंने कुछ चीज़ों को लिखा है। ठीक, देखिए इनकी रचनाओं का उल्लेख, या विवरण जो मिलता है वो मिलता है गुमानी नीति में। गुमानी नीति में संग्रह है किसका? इनकी रचनाओं का जो संग्रह है वो गुमानी नीति में है। गुमानी कवि के बारे में कहा जाता है कि कुमायूं के ये प्रथम कवि थे। कुमायूं के ये प्रथम कवि थे, है ना। तो कुमायूं के पहले कवि गुमानी कवि या गुमान कवि, ठीक है। तो कुमायूं के पहले कवि गुमानी कवि, उनका मूल नाम लोकरत्न पंत या लोकनाथ, है ना। जन्म उनका काशीपुर में हुआ था। दरबार गुमान सिंह देव और सुदर्शन शाह के यहाँ वो काम करते थे, उनके दरबार में रहे थे। मतलब संस्कृत का ज़्यादातर उन्होंने इस्तेमाल करा है। और उनकी रचनाओं का उल्लेख या उनकी रचनाओं का जो लेखा जोखा वो मिलता है गुमानी नीति में। और कुमायूं के प्रथम कवि थे ये माना है जॉर्ज ग्रियर्सन ने।
है ना, जॉर्ज गिरियसन, है ना। जॉर्ज गिरियसन के अनुसार ये कहा जाता है कि वो कुमायूं के पहले कवि रहे हैं। कुमायूं के पहले कवि का नाम बताओ तो लोकरत्न पंत या गुमानी कवि, काशीपुर के रहने वाले थे, उनका जन्म काशीपुर में हुआ था। तो ये जो सवाल आपके सामने बनने हैं, 2 या 3 सवाल हैं जो बहुत मोस्ट हैं, है ना, 2 या 3 सवाल हैं जो बहुत मोस्ट हैं। एक तो इनका जो नाम है वो आप याद रखिए, है ना, नाम मैंने आपको बताया है, नाम क्या है। और दूसरा आप याद रखिए उनका जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है। हाँ, किस किस के दरबार में थे वो, भाषा संस्कृत का इस्तेमाल उन्होंने करा है, किस किताब में उनकी जानकारी मिलती है उनकी रचनाओं की, तो गुमानी नीति की। जॉर्ज गिरियसन ने क्या कहा है, जॉर्ज गिरियसन ने कहा कि वो कुमायूं के पहले कवि थे। तो ये सवाल बन सकता है कि कुमायूं का पहला कवि कौन था, तो कुमायूं का पहला कवि गुमानी कवि, ठीक है। तो बेटा आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ये जो मैंने आपको पढ़ा है वो समझ में आया होगा। आप नोट्स बनाइए, थोड़ा थोड़ा करके मेरे साथ चलिए, डे बाय डे चलिए। मैं टॉप मोस्ट क्वेश्चन आपको कराऊंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन जो है, जो विद डिटेल में आपको कराता हूं, क्वेश्चन मैंने एक कराया है, लेकिन मैंने गुमानी कवि के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ना। फालतू की चीज़ें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन सटीक चीज़ें पढ़ने से होता है ना। तो सटीक चीज़ अगर आपको पढ़नी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादातर बच्चों तक पहुंचाएं, ठीक है, शेयर करें और इसका नोट्स बनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले एग्जाम में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।